हेलो फ्रेंड, डेक्स्टर्स क्लासेस में आपका स्वागत। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम यहाँ की जम्मू कश्मीर के तीन पत्रकारों के ऊपर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए का के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है और ये किसके तहत किया गया है, यूएपीए के तहत किया, तो ये है क्या, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर हम करेंगे कि क्या ये अधिनियम जो बना लगाया गया है, गैर गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम जो बनाया गया है, क्या वो जम्मू कश्मीर पे स्पेशली लागू होता है या फिर ऑल इंडिया लेवल पर लागू होता है। तीसरी बात यहाँ पर हम बात करेंगे कि फिर ये क्यों लगाया गया, इसके मायने क्या है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीटली वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में। वीडियो सुनने के बाद यदि आपका कोई विचार हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से मेरा ये निवेदन आपसे कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब बात क्या चल रही है, बात चल रही है कि जम्मू कश्मीर की फोटो जर्नलिस्ट है, यानी कि फ़ोटो पत्रकार है, मसरत जहरा के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 लागू कर दिया गया है, यानी कि उसके तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और यहाँ पर इनके ऊपर मुकदमा सिर्फ एक ही नहीं है, 3 लोगों के ऊपर किया गया है। एक पहली बार यहाँ पर इनके द्वारा एक सोशल मीडिया के ऊपर एक राष्ट्र विरोधी एक पोस्ट अपलोड की गई, तो उसी के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। और इसके साथ ही 2 और पत्रकार हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है कि उन्होंने झूठे तथ्यों के आधार पर क्या है कि जो पत्रकारिता की है, जो उन्होंने अपनी न्यूज़ छापी है, तो वो देश विरोधित उनके तहत बने। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि हालांकि हिंदी मीडिया की यदि हम बात करें, वो वैसे हिंदुस्तान के अंदर भारत के हम हिंदी भाषी मीडिया की हम बात करें, इसको कोई ज़्यादा अब हाइप नहीं मिली है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा कवरेज नहीं की गया है। परंतु यदि आप सोशल मीडिया पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ आवाज़ें उठती मिलेगी, या इसके समर्थन में भी काफ़ी बातें हो रही हैं कि मसरत जहरा के खिलाफ क्यों इस प्रकार का एक्शन सरकार के द्वारा लिया गया है। तो यहाँ पर इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर लेकिन विदेशी मीडिया के अंदर यदि हम बात करें तो उसमें एक अल जजीरा चैनल की आप सब लोगों ने अपने नाम सुना होगा कि अल जी चैनल है, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसको ऊपर कवरेज किया, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि अल जजीरा चैनल है वो क्या है कि मुस्लिम समुदाय को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है, और उनके द्वारा भारत और पश्चिमी देशों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी चलाता है ये अल जजीरा की हम बात करें। तो अब यहाँ पर बात जो चल रही है वो ये चल रही है कि इनके द्वारा कहा गया है कि अल जजीरा के न्यूज़ के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कश्मीर जर्नलिस्ट चार्जड फॉर एंटी नेशन सोशल मीडिया पोस्ट, यानी कि इन जो मसरत जहरा ने जो फोटो अपलोड की है सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक राष्ट्र विरोधी थे, उसी के खिलाफ ये मुकदमा उनके खिलाफ बुक्ड किया गया है। तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया है इंडियन रजीम को, भारतीय व्यवस्था को। तो अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले कि इस मुद्दे के ऊपर आने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो एक्ट इनके खिलाफ लगाया गया है, उस एक्ट के तहत हम यहाँ पर देखेंगे वो है क्या असल में, उसके ऊपर डिटेल से हम बात करते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है जो, वो है क्या। तो अब ये है कि ये जो एक्ट बना था अनफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट था, जो गैर संवैधानिक गतिविधियां अधिनियम की यदि हम बात करें तो ये आया था 1967 के अंदर बनाया गया था कि देश में और विदेश में रहते हुए लोग भारतीय सिस्टम के खिलाफ, यानी कि सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ असंवैधानिक गतिविधियों को नहीं करें, और यानी कि हमारे सिस्टम के खिलाफ नहीं जाएं, हमारी देश की संप्रभुता, हमारी अखंडता के खिलाफ किसी प्रकार का काम नहीं करें। तो इस प्रकार की जो अनलॉफुल एक्टिविटी, इसी को रोकने के उद्देश्य से ही ये अधिनियम 1967 के अंदर लाया गया था। और फिर इसका मेन उद्देश्य यही था कि जितनी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां होते, चाहे इस धरती के ऊपर हो चाहे विदेश में हो, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा भारत के अंदर इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। तो अब यहाँ पर आते इसी उद्देश्य को रोकने के लिए, इसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय एजेंसी और राज्य सरकारों को फुल्ली अधिकार दिए गए थे कि इन प्रकार की गतिविधियों को, असंवैधानिक गतिविधियों को देश के खिलाफ जो हो रही है उनको रोका जाए। परंतु अब यहाँ पर आता है एक चीज़ यहाँ पर और आती है कि फिर 1967 के से लगातार सन 2000
दो तक ये अधिनियम जारी रहा। अब ये जो 1967 का अधिनियम की हम बात कर रहे हैं ये रहा। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई, उनके द्वारा 2000 में एक पोटो एक्ट लेकर आए थे और उस पोटो एक्ट के तहत उन बनाया गया था आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 लाया गया। और फिर वो क्या है कि इससे भी ज़्यादा टफ था, यानी कि हार्ड लेकर आए थे, कठोर नियम लेकर आए थे ताकि देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को रोका जाए। और आप लोगों ने उस समय नाम सुना होगा कि वायलार रवि की हम बात करें या उमर ए राजा की हम बात करें तो उन लोगों को भी इसके खिलाफ गतिविधियां, देश के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए भी उनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। तो फिर उसके बाद आता है कि जैसे ही अटल वाजपेयी सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 में आती है, तो सरकार आते ही सबसे पहले इस पोटा अधिनियम को ख़त्म करके वापस क्या है कि ये इसी गैर संवैधानिक अधिनियम 1967 को प्रभावी कर देती है। तो हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा क्या है कि इसके अंदर कुछ संशोधन कर दिया गया है। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के अंदर कुछ संशोधन किया गया है 2019 अधिनियम विधेयक के तहत। अब उसके अंदर क्या बदलाव किए इसको अपने बात करते। इसके अंदर जो कुछ प्रावधान थे उसके अंदर कुछ चेंज किया गया। वो चेंज क्या किया गया है कि जितने भी हम बात कर रहे हैं कि आतंकवादियों की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आतंकवादी देश की हमारी धरती के ऊपर रहकर इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बात यहाँ तो इस मतलब कि जो बड़े संशोधन की यदि हम बात करें तो वो बड़ा संशोधन ये है कि जो पहले क्या होता था कि कोई भी संगठन की यदि हम बात करें तो यदि वो देश के खिलाफ की किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल होता था तो उसको ही आतंकवादी घोषित किया जाता, लेकिन उसमें काम करने वाले लोगों के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती थी जो देश के खिलाफ इस प्रकार का संवादी गतिविधि में शामिल होता था। तो अब क्या होता है, अब इस अधिनियम के तहत न केवल संगठन को ही, व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाफिज मोहम्मद सईद के द्वारा पहले ये लश्कर तैयबा के अंदर काम करता था, तो उन्होंने क्या कि जब इसको आतंकवादी घोषित किया और वर्ल्ड की टेररिज्म लिस्ट के अंदर इस संगठन को सूची में डाला दिया गया है। जैश ए मोहम्मद का ये के मोहम्मद जैश ए मोहम्मद की हम बात करें या फिर हाफिज मोहम्मद सईद की हम बात करें तो ये मौला मसूद अजहर है और ये है क्या ना हाफिज मोहम्मद सईद, जिसको ताज होटल के खिलाफ इनके द्वारा बम ब्लास्ट में भी शामिल रहा है और उसके बाद ताज होटल के अंदर भी इसकी गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा रही, यानी कि प्रमुख अभियुक्त है ये। तो अब क्या होता है, इसके द्वारा जैश ए मोहम्मद की तरह इन्होंने भी अलग से पार्टी बना ली, वहाँ पर आतंकवादी संगठन बना लिया है। हाफिज मोहम्मद सईद के द्वारा उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जमात उद दावा पार्टी बना लेगी। तो ये इस प्रकार की कार्रवाइयों से बच जाते थे। लेकिन अब क्या है कि इस अधिनियम के तहत क्या होगा कि अब न केवल संगठन को ही लेकिन व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और सरकार बिना किसी सबूत के भी, शक के आधार पर भी इन्हें आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंदर इस प्रकार का प्रावधान किया गया। इसके तहत क्या होता है कि NIA जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो ताज होटल पर हमला हुआ था, आपने देखा होगा 26/11 को वर्ष 2008 के अंदर, उसके बाद ये एजेंसी बनाई गई थी। तो अब क्या है कि इसको और अधिक शक्तियां दे दी गई हैं, अब असीमित अधिकार दे दी गए और इसमें ये दिया गया कि छोटे लेवल के अधिकारी से लेकर इंस्पेक्टर रैंक से लेकर बड़े अधिकारी तक भी किसी भी मामले के अंदर पूरी तरह से उनको अपने तरीके से जाँच करने की छूट रहेगी। और इसके तहत ये भी एक प्रमुख रूप से इनको अधिकार दे दिया गया है कि ये बिना किसी सरकार की परमिशन के भी क्या है कि सरकार के परमिशन के उस व्यक्ति की शक के आधार पर ही कि उसकी संपत्ति को भी जब्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अंदर इसके अंदर प्रावधान करो। एक जो बड़ी बात यहाँ पर कही गई, संपत्ति को जब्त करने के साथ वे पश्चिमी देशों के साथ भी इस प्रकार की जानकारियाँ भी साझा कर सकते हैं। यदि उनको लगता है कि विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति हमारे देश के खिलाफ इस प्रकार की असंवैधानिक गतिविधियों में लिप्त हैं तो उनके संबंध में जानकारियां साझा की जा सकती है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें अंदर ये भी है कि वे किसी भी राज्य में, NIA क्या है कि किसी भी राज्य में जाकर अब रेड कर सकती है, उनको छापा मार सकती है, उनकी गतिविधियों के संबंध में क्या है कि जांच पड़ताल कर सकती है। इस प्रकार का अब इसको और भी 1967 का जो अधिनियम था उसके अंदर और भी ज़्यादा उसके अंदर कुछ नए प्रावधान जोड़कर इसको और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया गया है। तो अब यहाँ पर फिर अब वापस लौटते हैं कि जो ये 3 पत्रकारों की यदि हम बात करें कि हम यहाँ पर नुसरत के अलावा जम्मू कश्मीर के द्वारा के पुलिस के द्वारा 2 अन्य पत्रकारों की हम बात करें, एक तो जय हिंदू के पीरजादा और एक है
अन्य फ्रीलांसर पत्रकार के गौहर अगिलानी, इनको भी इसके तहत उनको भी बुक्ड कर दिया गया है यूएपीए के तहत। अब यहाँ पर बात करें जो मसरत जहरा की हम बात करें तो ये भी फ्रीलांसर फोटो जर्नलिस्ट है जो वर्ल्ड के बड़े बड़े जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उनके लिए काम करती रही है और हाल ही के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उनको भी जब उन्होंने एक कोई पिक्चर अपलोड की थी तो उसमें ये कहा गया कि ये हमारी नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ है, इसमें नेशनल वायलेंस की बात करी जा रही है, तो ये यानी कि एंटी नेशनलिज्म की बात की जा रही, तो उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यदि हम पीरजादा की बात करें, इन्होंने कहा है कि एक फ़ोटो छापी थी, इनके द्वारा एक कवर स्टोरी प्रस्तुत की गई थी, उसके अंदर ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा एक फर्जी मुठभेड़ की गई है, जिसके अंदर ये कहा गया कि वो जो फर्जी मुठभेड़ में मारा गया व्यक्ति है वो इस प्रकार किसी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं था। तो अब यहाँ पर आते सरकार के द्वारा जो पुलिस के छानबीन करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की ये फर्जी मुठभेड़ नहीं है और ये जो कवर स्टोरी छापी गई है, जो ये खबर छापी गई है, ये एक तथ्यात्मक रूप से गलत है, यानी कि इसके अंदर झूठे तथ्य प्रस्तुत किए गए। इसी प्रकार ही गलत तथ्यों के आधार पर गिलानी के द्वारा भी पिक्चर पर यानी कि खबर प्रस्तुत की गई थी, उनके खिलाफ भी इस प्रकार का मुकदमा दर्ज किया गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो यूएपीए सिर्फ J&K के लोगों के ऊपर ही लागू होता है कि नहीं, ये भारतवर्ष के ऊपर लागू होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जम्मू दिल्ली के JNU की बात करें या जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की बात करें या अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बात करें, आए दिन आपने देखा होगा कि भारत विरोधी वहाँ नारे लगते रहते हैं, पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं। तो उनके खिलाफ भी इस प्रकार की कार्रवाई की गई, जैसे J&K के छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ भी यूएपीए फरवरी के अंदर दायर किया गया था। इसी प्रकार जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के मीरान हैदर और सफूरा जरगर के खिलाफ भी इस प्रकार का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। तो अब यहाँ पर आता है कि और एक हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि शाहीन बाग के अंदर एक सरजील नाम के युवा के द्वारा भी भारत विरोधी काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट दिए गए, भाषणबाजी की गई, जहर उगला गया, तो उनके खिलाफ भी इस प्रकार का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। तो ये फ्रेंड्स उम्मीद है कि यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर क्लियरिटी हुई होगी। और वीडियो यदि आपको कैसा लगा, वीडियो आपका इसके ऊपर क्या विचार है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, जवाकर और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दीजिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।